दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो चूंकि ये आजकल रिजल्ट्स का टाइम चल रहा है, यहाँ पर एनुअल रिटर्न की भी बात होगी। अभी अगस्त या सितंबर के महीने से एजीएम भी कंपनीज की शुरू हो जाएंगी। तो आज जिस कंपनी के मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं एचडीएफसी बैंक का, टीसीएस का, इन्फोसिस का, सीएल टेक का रिजल्ट्स की बात कर चुका हूँ। आज फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा वेटेज रखता है, चाहे वो सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50 क्यों ना हो। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 1% भी टूट जाता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पूरे स्टॉक मार्केट पर हो जाता है। भले ही पब्लिक की होल्डिंग्स इस शेयर के अंदर कम है, पर फिर भी ये स्टॉक डिसाइड करता है कि निफ्टी किस तरफ चलेगा। तो इसका रिजल्ट से जानना, हर जिसके पास ये स्टॉक है प्लस जिसके पास ये स्टॉक नहीं है, दोनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रिजल्ट्स को चेक करना। तो डेफिनेटली आपको नॉलेज पर्पज़ से ये रिजल्ट्स जरूर पता होने चाहिए। चलिए रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कैप देखिए 15,89,237 करोड़ का इसका मार्केट कैप है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। सोच सकते हो भाई साहब कितना है, ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 2,349 रुपये का इसका करंट पे प्राइस है। हाई की बात करेंगे 2856 का लगाया, लो बात करेंगे 2180 का लगाया। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से इसके रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट इसका लो लग जाना चाहिए। बाकी देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 23.80 का है, जो कि दिखता है कि डिसेंट वैल्यूएशन पे खड़ा है। अगर मैं इसकी बुक वैल्यू की बात करूँ तो बुक वैल्यू भी कहीं ना कहीं बहुत सही वैल्यूएशन पे खड़ी है। बुक वैल्यू दैट मीन्स कि इसका प्राइस कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वैल्यूएशन के साथ खड़ा हुआ है। 1,214 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.34% का डिविडेंड मिलता है। अगर आप डिविडेंड के लिहाज से रिलायंस को लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड तो 1% भी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली 20% अच्छा मंथ है किसी भी कंपनी के लिए। पर रिलायंस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% से कम है। ना केवल कम है बल्कि 50% से ऑलमोस्ट नीचे है। तो डेफिनेटली कि ये दोनों ही खराब हैं, मुझे कहना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ख़राब है। देखिए फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये है, तो आने वाले समय में आपको इस कंपनी का भी स्प्लिट देखने को मिल सकता है। पर मेरे मित्रों, आपको एक चीज़ पता होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कुछ सालों से रिटर्न नहीं दे पा रहा है। 1-2 साल से बात करेंगे तो रिटर्न नहीं आ रहा है। वो सिर्फ इसका ये रीज़न है कि 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अब केवल एक काम करना चाहिए, जो इसके बिजनेस है ना, डीमर्ज कर देना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर बिजनेस तो बांट दिए, रिलायंस ट्रेंड अलग कर दिया है, जियो अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने बच्चों को दे दिया है, ठीक है, पेट्रोलियम अलग हैंडल हो रहा है। तो डेफिनेटली इसी के साथ साथ इनको ना ये बिजनेस भी डीमर्ज कर देने चाहिए, क्योंकि जब ये बिजनेस को डीमर्ज कर देंगे तब उसका वैल्यूएशन निकल के आएगा और डेफिनेटली जो कंपनी अच्छा काम करेगी उसका शेयर प्राइस बहुत ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में फिलहाल किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो ये आप लैंग्वेज पूरी पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं इसके, चूँकि अब रिजल्ट्स पे बात करूँगा मैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका पीई देख लो, रिलायंस आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, सीपीसीएल है ना। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसका पीई देखिए सबसे हाई है इसके कॉम्पिटिटर में। इसके साथ साथ अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं, सेल्स के साथ साथ मैं इसके रिजल्ट्स की भी बात करूंगा, और रिजल्ट्स का बात मैं कंपेयर करके करने की कोशिश करूंगा। देखिए सेल्स देखिए इसकी सितंबर 2022 में सेल्स कितनी थी, देखो, जहाँ पर इसकी सेल 2,30,055 करोड़ का था, इसके बाद 2,17,164 करोड़ का था। अगर उसके हिसाब से बात करेंगे तो सेल देखिए लगातार कंपनी की गिर रही है। मार्च 2023 में कंपनी की सेल 2,12,945 करोड़ की है। आपने कुछ देखा होगा कि रिलायंस के धमाकेदार रिजल्ट आए, रिलायंस के धमाकेदार रिजल्ट आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे बोल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो धमाका कुछ दिख ही नहीं रहा है, बल्कि रिजल्ट्स गिर और गए इनके मार्च 2023 में। वो क्या होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ न्यूज़ चैनल को बिल्कुल उनका स्वामित्व है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो इसकी वजह से क्यों ही दिखाएंगे, पर फिर भी वो लोग सभी की तरफ से चूंकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है तो वो दिखा देते हैं। आप समझ सकते हैं मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ। सेल्स की बात करेंगे 2,30,055 करोड़ का सेल था, उसके बाद 2,17,164 करोड़ का सेल था, उसके बाद 2,12,945 करोड़ का सेल है। सेल कंटिन्यूसली गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी की एक अच्छी चीज़ रही है, 1,98,906 करोड़ का एक्सपेंस था, फिर 1,81,917 करोड़ का, और फिर 1,74,505 करोड़ का। ये अच्छी चीज़ रही कि सेल अगर कंपनी की गिर रही है तो डेफिनेटली कंपनी का एक्सपेंस भी गिरा है। तो यहाँ कंपनी की अच्छी चीज़ है। अगर मैं इंडिविजुअली सेल्स की बात करूँगा तो सेल्स खराब रही कंपनी की, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, ठीक है,
और आफ्टर टैक्स बात कर रहा हूँ नेट प्रॉफिट 15,512 करोड़ का था, फिर 17,806 करोड़ का था और फिर 21,327 करोड़ का था। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे रहे हैं, नेट प्रॉफिट कंपनी का आया है क्योंकि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट से मतलब होता है। पर अगर मैं ओवरऑल की बात करूँगा तो हो सकता है ये शेयर थोड़ा सा प्रेशर में दिखे सेल्स की वजह से। ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, 20 का था फिर 23 का और अभी फिलहाल 28.53 का ईपीएस चल रहा है। ईपीएस की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर इसका फुल फॉर्म होता है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके सेल्स की बात करूं तो देखिए 4,66,307 करोड़ का सेल था, फिर 6 लाख और इसके साथ साथ फिर 6,98,672 करोड़ का सेल आया, फिर 8,79,468 करोड़ का इसका सेल्स रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो सेल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे सेल कंपनी की गिर गई है। एक्सपेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंस देखिए 3,85,517, 5,88,77 एंड देन 7,36,603। तो ये इसका इतना करोड़ का इसका सेल रहा। अगर मैं खर्चे की बात करूंगा तो खर्चा कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिला है, सेल भी कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो जी हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ अच्छी आई है कि आईटी सेक्टर का जो जायंट है टीसीएस, उसके भी रिजल्ट्स खतरनाक रहे, वो वहाँ पर प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाए। इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स खराब रहे, वो भी प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एचसीएल टेक के भी रिजल्ट्स कहीं ना कहीं श्रिंक रहे, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट को मेंटेन करके नहीं रख पाए। हालांकि यहाँ पर कंपनी ने क्या किया कि सेल तो कंपनी की गिरी, सेल तो कंपनी की जायंट जो है इस सेक्टर में, जो रिलायंस जिस सेक्टर में डील करता है, कंपनी जायंट तो है पर कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने खर्चों पर कंट्रोल रख के प्रॉफिट को मेंटेन रखा। यही रीज़न है कि हर इंसान बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट कंपनी के अच्छे आए हैं, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। 67,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 74,088 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आया। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ईपीएस की बात करूंगा 77, 89 एंड 98, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का ईपीएस बढ़िया आया है। तो हो सकता है आने वाले समय में इसका जो शेयर का प्राइस है फाइनली 3,000 को टच करते हुए देखने को मिले। अगर मैं इसके शेयर कैपिटल की बात करूंगा तो शेयर कैपिटल कंपनी की इंक्रीज होते हुए देखिए मार्च 2023 में। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, 6,93,727 करोड़ का था, फिर 7,72,720 करोड़ का, इसके बाद 8,14,387 करोड़ का इसका रिजर्व एंड सरप्लस आया। रिजर्व एंड सरप्लस में भी इंक्रीमेंट दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो जी हाँ, बोरोविंग्स भी कंपनी की इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कम होते हुए देखने को मिली है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इंक्रीज हो रही। तो डेफिनेटली इस पर कंपनी एक अच्छा काम कंपनी ने किया है। क्या काम अच्छा किया है कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स को इंक्रीज कर लिया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को कम कर लिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का पेमेंट विद इन 12 मंथ हो जाएगा, ये अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके डेटर डेज की बात करूं तो डेटर डेज भी कंपनी के जो कि कंसर्न रहते हैं, फिलहाल इस कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया कि डेटर डेज को इंक्रीज होने नहीं दिया 1 साल से, जो कि अच्छी चीज़ है और इसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी ठीक पड़ रहे होंगे और न केवल पढ़े हैं बल्कि पड़े भी हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक खतरनाक चीज़ आई है कि प्रोमोटर्स ने अपनी कंपनी की होल्डिंग्स कम करी है, 50.49% की थी, अभी फिलहाल 50.41% का प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं, जो कि थोड़ा सा कंसर्न वाला सब्जेक्ट है कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा खाली किया है। एफआईआईस की बात करेंगे तो एफआईआईस कंपनी के 1% के ऑलमोस्ट निकलते हुए देखने को मिले हैं, 23.48% जहाँ थे वहीं आज की डेट पे 22.49% के हैं। डीआईआईस की बात करेंगे तो डीआईआईस कंपनी का 1% ऑलमोस्ट आते हुए देखने को मिले हैं, जहाँ 15% के आसपास होल्ड करते थे वहाँ आज की डेट पे 16% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थोड़ा सा स्टेक है कंपनी के अंदर, फिलहाल 0.16% का ही है, थोड़ा सा स्टेक है पर है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक भी कंपनी के ऊपर आते हुए देखने को मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब ये शेयर प्राइस 2100 के आसपास आया होगा तो डेफिनेटली पब्लिक ने एक्यूमुलेट किया होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ भी दिखाता है किसी भी ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो कि रिलायंस जैसा जायंट जब अपने लो पर खड़ा हो तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन करना बनता है ताकि आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न को अर्जित किया जा सके। हालांकि चूंकि ये रिलायंस जैसी कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, इतनी जल्दी रिटर्न नहीं देती हैं, पर डेफिनेटली एक स्टेबल के तौर पे इन कंपनी को पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। मेरे मित्रों, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका रहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर एक 2000 सब्सक्राइबर का मिशन चल रहा है, तो डेफिनेटली आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का। इसी तरीके से मैं हर कंपनी के रिजल्ट्स आपके लिए हर रोज़ एक इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ कंपनी का। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।